हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो आज अपन यूनिट शुरू कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स। तो सबसे पहले पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स हम किसे कहते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर मैंने क्या बताया? ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट बाय द मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। मींस ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब द डिवाइस विच आर नॉट रोटेटिंग इन नेचर। दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक स्टैटिक और एक रोटेटिंग। तो ट्रांसफॉर्मर कैसा डिवाइस है? मैंने क्या बताया? स्टैटिक डिवाइस मींस इट डज नॉट रोटेट। तो ये एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। मींस क्या होता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड देन अगेन मैग्नेटिक एनर्जी इज अगेन रिकन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए कैसे, एक छोटा सा यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं जिसमें कि हम क्या कह रहे हैं कि ये एक बेसिक सर्किट डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर का, जिसमें कि यहां पर हम इनपुट देते हैं, ठीक, और ये जो है इसकी सेकेंडरी साइड है। तो इसमें सारी टर्मिनोलॉजी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज अप्लाइड वोल्टेज V1, इसमें दिस इज प्राइमरी करंट I1, इसमें यहां पे इंड्यूस्ड EMF E1, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, रिएक्टेंस X1, यहां पे ये जो है फ्लक्स phi, यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2, रिएक्टेंस X2, ये एक स्विच है S, यहां पे वोल्टेज इज V2, यहां पे EMF इंड्यूस्ड इज E2। तो ये जो है बेसिक, मैं बात करूं बेसिक कंस्ट्रक्शन या बेसिक व्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या चीज है। देखिए कि ट्रांसफॉर्मर की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको बताया स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस मींस मैंने क्या बोला कि ये रोटेट नहीं करता है। तो जब हम क्या करते हैं, बेसिकली ये सिंबल किसका बना हुआ है? AC। दिस इज AC इनपुट वोल्टेज। तो यहां पे मैंने AC इनपुट दिया, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज लगाने की वजह से प्राइमरी करंट I1 इसमें फ्लो हुआ। अब ये जो है, ये जो बना रखा है सिंबल इस तरह से, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, सिमिलरली दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो मैंने क्या किया, मैं क्या बोल रहा हूं कि अप्लाइड वोल्टेज V1 हमारा साइनसोइडल नेचर का है, प्राइमरी करंट इसकी वजह से फ्लो ही I1, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस X1, प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं E1, सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस X2, इसके अक्रॉस जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो E2, और यहां पर एक स्विच S कनेक्ट कर रखा है। अगर ये क्लोज है, अगर ये इस तरह से ओपन है, पहले हम ओपन की बात करते हैं कि अगर ये ओपन है इसका मतलब हमने किसी भी तरह का लोड यहाँ पे सर्किट में नहीं लगा रखा है, इसको मैं बोलूंगा, अगर ये ओपन है तो मैं इसको बोलूंगा ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। और अगर मैं इसको ऐसे स्विच को क्लोज कर दूंगा तो मैं इसको बोलूंगा ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। तो मैंने कहां से शुरू किया था कि मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which converts electrical energy from one circuit to another circuit by the help of magnetic field। तो देखिए क्या होता है कि जब हमने प्राइमरी इनपुट वोल्टेज दिया, साइनसोइडल करंट जो है, साइनसोइडल वोल्टेज है, इसकी वजह से ये करंट जो आएगी वो साइनसोइडल करंट आएगी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में मैंने आपको बताया ये तो जो है वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, और वाइंडिंग जिसपे लपेटी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं कि वाइंडिंग हम किसके ऊपर लपेट रहे हैं? कोर के ऊपर। तो कोर और वाइंडिंग दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी, यानी इस करंट की वजह से ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि आपका वोल्टेज जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसलिए जो फ्लक्स होगा ये फ्लक्स भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा। अल्टरनेटिंग फ्लक्स का क्या मतलब है? इट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैंने यहाँ पे इनपुट AC वोल्टेज दिया, इसकी वजह से ये करंट आई, इस करंट की वजह से फ्लक्स आया। अब क्या हो रहा है, ये फ्लक्स जो है, ये प्राइमरी फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से इससे लिंक कर रहा है। तो ये जो मैंने पाथ बनाया ये क्या है? फ्लक्स का पाथ, किस तरह से फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक कर रहा है। तो
अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये फ्लक्स जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक हुआ, तो सेकेंडरी साइड पर जैसे ही मैं यहाँ पे बात करता हूं कि ये लिंक फ्लक्स यहाँ लिंक हो रहा है, और अगर मैं इसको स्विच को क्लोज करता हूं तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगी। मींस इलेक्ट्रिकल पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर हो गई बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। और इसके बारे में हम और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक की बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अब इसके बाद आता है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल है वो फैराडेज लॉ पे बेस्ड है एक्चुअली। तो फैराडेज लॉ की अगर बात करें तो फैराडेज ने दो लॉ दिए थे, इट गिव्स टू लॉज। तो दो लॉ जो दिए उसने फैराडे वाज द साइंटिस्ट एंड ही गिव्स बेसिकली दैट हाउ द ट्रांसफॉर्मर्स वर्क्स। तो जो दो लॉ थे फैराडे के, उसमें पहला तो था कि आपका जो किसी भी कॉइल या कंडक्टर में जब भी फ्लक्स चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उस कॉइल या कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या बोला मैंने, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग टू एनी कॉइल और कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो उस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये तो था फैराडे का फर्स्ट लॉ, जो कि ये बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी कॉइल और ए कंडक्टर। दूसरा लॉ उसका क्या था कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग फैराडे ने क्या बताया कि whenever there is a change in any coil or a conductor, that is flux linkage to coil or conductor, then EMF is induced and that EMF जो produce होगा that EMF is proportional to d psi by dt, where E is equal to induced EMF, E equal to induced EMF और psi equal to flux linkage of that coil, flux linkage of the coil। तो ये बताया E is proportional to d psi by dt। अब psi को मैं क्या लिख सकता हूं, psi is equal to n into phi, जिसमें कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है किसी कॉइल में तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कैन बी रिटन एज n into फ्लक्स phi। तो मैंने इसको क्या लिखा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देता हूं तो इसको मैं लिखूंगा E इक्वल टू k d by dt ऑफ n into phi, where k is proportionality constant। तो k d by dt ऑफ n phi, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, E is equal to k, और इसको मैं सॉल्व कर देता हूं n d phi by dt प्लस phi d n by dt। तो ये क्लियरिटी है कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इट इज इफ n इज नंबर ऑफ टर्न्स तो dn by dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब E is equal to n d phi by dt। ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि इन SI यूनिट्स k इक्वल टू 1। तो एज पर फैराडेज लॉ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी कॉइल और कंडक्टर इज गिवन बाय E is equal to n d phi by dt, where n is number of turns in that particular coil or conductor and d phi by dt का मतलब मैंने क्या बताया, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो दो लॉज जो हमने बात करी, मैं फिर से 1 मिनट में रिकैप कर देता हूं। पहला लॉ तो मैंने क्या बताया कि किसी भी कॉइल या कंडक्टर में जब फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरे में अपन ने क्या बताया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी साई बाय dt, वेयर साई इज फ्लक्स लिंकेज। इस साई को n फाई करके और हमने फाइनली डेरिवेशन कर दिया E इज इक्वल टू n d phi by dt। इसी के आगे आता है लेंज लॉ। फैराडे के आगे हम बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ क्या था, लेंज लॉ बेसिकली ये बताता है कि जो चीज जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है वो उसका अपोज करती है। शॉर्ट में अगर मैंने क्या बोला, लेंज लॉ क्या होता है, जो चीज जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है उसका अपोज करती है। तो यहाँ पे लेंज लॉ क्या करता है कि जो ईएमएफ है वो किसकी वजह से आया था, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन दैट पर्टिकुलर कॉइल और ए कंडक्टर। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो हमेशा फ्लक्स का अपोज करेगा, यानी जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट्स आएंगी वो हमेशा इस डी फाई बाई dt को अपोज करेंगी। तो लेंज लॉ को अगर मैं इसमें लगाता हूं तो ये बन जाएगा E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई dt, एंड दिस माइनस इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज एज पर द लेंज लॉ। टॉपिक है लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए क्या होता है टॉपिक, मैंने क्या बताया, लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
तो इसमें पहले एक बेसिक सर्किट से हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का बेसिक सर्किट यहाँ पे मैं बना देता हूँ. दिस इज इनपुट वोल्टेज, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पे जो है वो लोड लगा दिया, दिस इज लोड. तो दिस इज प्राइमरी वोल्टेज V1, प्राइमरी करंट I1, दिस इज फ्लक्स Phi11, this is flux Phi12, this is current I2, this is voltage V2, this is induced EMF V1 and this is induced EMF V2. क्या बात कर रहे हैं, देखिए लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं. तो पहले तो हमने क्या बनाया, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हमने क्या किया कि AC सप्लाई यहाँ पे हमने लगाई. ये जो V1 है दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो कि हम पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में. ये क्या होता है, V1 इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी, जहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, VM होगी. इसकी वजह से इसमें करंट आई I1, ये I1 करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है Phi1, देखिए Phi1 कितने पार्ट्स में होगा, Phi1 विल बी इक्वल टू Phi11 प्लस Phi12. ये जो फ्लक्स है जो कि प्राइमरी फ्लक्स हम जिसको बोलते हैं, Phi11 का मतलब तो वन वाइंडिंग वन से ही लिंक हो रही है, तो इस तरह के फ्लक्स को तो हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स. इस तरह के फ्लक्स को क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स. और Phi12 का मतलब है फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 विच लिंक्स कॉइल 2, यानी 1 का फ्लक्स जो कि 2 से लिंक हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है 1 का 2 से लिंक हो रहा है, और उसको हम क्या बोलते हैं, Phi12. इस तरह के फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज लिंकेज फ्लक्स. और ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये फ्लक्स ही मैक्सिमम होना चाहिए और ये फ्लक्स जो है लीकेज फ्लक्स जो है वो मिनिमम होना चाहिए. यानी जो हमारे फ्लक्स के दो कंपोनेंट हैं, लीकेज फ्लक्स प्लस लिंकेज फ्लक्स, उसमें इसकी वैल्यू अगर मैं आइडियली बात करूंगा जब, तो मैं आगे आके चल के बताऊंगा आपको कि आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स 0 होता है और 100% जो है वो लिंकेज फ्लक्स होता है. अब हमने इससे पहले हमने पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो क्या करा था हमने, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी साई 1 अपॉन dt एज पर फेराडेज एंड लेंज लॉ. तो साई 1 की अगर मैं इसमें बात करूंगा, प्राइमरी के लिए अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, तो साई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू Phi1, और Phi1 यहाँ पे क्या किसके बराबर होगा, Phi11 प्लस Phi12. तो मैं इसको जो है इस इक्वेशन को E1 इज नियरली इक्वल टू माइनस ऑफ N1 डी बाय डी ऑफ Phi12 लिख देता हूं. क्यों, क्योंकि मैंने Phi1 को क्या बोला, Phi1 मस्ट बी इक्वल टू Phi11 प्लस Phi12, और क्योंकि ये बहुत कम होता है, दिस इज वेरी लेस, तो इसलिए मैंने इसको नियरली इक्वल टू, क्योंकि Phi11 आपका जो Phi11 जो था वो बहुत कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नियरली इक्वल टू माइनस N1 डी Phi12 अपॉन dt. इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा E1 इज नियरली इक्वल टू माइनस N1 डी Phi12 अपॉन di1 इंटू di1 अपॉन dt. इसको मैंने ऐसे लिख दिया. इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ L1 di1 ऑफ dt, वेयर L1 इज इक्वल टू N1 डी Phi12 अपॉन di1 और L1 इज इक्वल टू N1 Phi12 अपॉन I1. तो वेयर L1 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. तो E1 इक्वल टू माइनस L1 di1 अपॉन dt, तो इससे L1 अपना पास आ जाएगा, L1 विल बी इक्वल टू N1 डी Phi12 अपॉन di1, या इसी को मैं अगर बात करूं तो L1 इज इक्वल टू N1 Phi1 अपॉन I1, where L1 is the self inductance of the coil. Similarly induced EMF जो E2 होगा, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं, E2 क्या हो जाएगा, E2 will be माइनस का d psi 2 अपॉन dt. That means induced EMF in secondary winding E2 is माइनस d psi 2 अपॉन dt, और psi 2 हम किसके बराबर लिख देंगे, N2 इंटू Phi2, और that will be nearly equal to, E2 is nearly equal to माइनस ऑफ N2 d बाय dt ऑफ Phi2. Phi2 1 कर देते हैं इसको, सिमिलरली जैसे पहले किया था हमने, Phi2 किसके बराबर हो जाएगा, Phi22 प्लस Phi21. तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए Phi22 तो आपका हो जाएगा लीकेज फ्लक्स और Phi21 अपना हो जाएगा लिंकेज फ्लक्स.
φ22 आइडियली मैंने आपको बताया 0 होता है और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, नियरली इक्वल टू माइनस ऑफ n2 φ21 अपॉन dt। तो मैं बोलूं φ21 या φ12 वो भी क्या होगा, सेम होगा, फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 दैट लिंक्स कॉइल 2 और फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 दैट लिंक्स कॉइल 1। तो φ12 या φ21 ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो इससे E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 विल बी इक्वल टू माइनस n2 d φ21 अपॉन dt। इसी को मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ n2 d φ21 अपॉन di1 इंटू di1 अपॉन dt। और इसी को अपन लिख देते हैं E2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ m di1 अपॉन dt, जहां पे कि m की वैल्यू क्या होगी, वेयर m will be equal to m is n2 d φ12 upon di1 या और m will be equal to n2 φ12 upon i1। तो जहां पे ये m क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हमारी बात हो रही थी लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस m क्या हो जाएगा, n2 φ12 अपॉन i1। सिमिलरली अगर इस चीज में यहाँ पे अपने नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2, यानी मैंने क्या किया है सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात प्राइमरी के लिए करेंगे तो m की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, N1 φ21 अपॉन I2। तो ये भी आपका जो है दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा जो हमें आगे चल के यूज करेंगे।